नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। ये है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो और हमारे गेस्ट जो इंटरनल सिक्योरिटी मामलों के भी एक्सपर्ट हैं, प्रशांत सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सभी लोगों को नमस्कार। सर आज का ये जो मुद्दा है कैपिटल हेडलाइंस के लाइव शो में आपसे बात करने के लिए आज कई सारे मुद्दे थे, क्योंकि आप पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं, राजनीतिक विश्लेषण भी करते हैं। भारत की राजनीति, बिहार की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति, महाराष्ट्र की राजनीति, झारखंड की राजनीति, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में बात की जा सकती थी। बात की जा सकती थी जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, क्योंकि आपकी नजर वहां भी रहती है, आप दुनिया के तमाम मुल्कों में रहे हैं, वहां की राजनीति को भी आप फॉलो करते हैं। कुछ दिनों में मैं आपसे बात करूंगा, वो बेशक एक दो दिन हो या जब भी हो, हम लोग बात करेंगे, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन आज एक ऐसे मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं जिसको लेकर बहुत सारे लोग परेशान भी हुए हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज मन की बात का जो उनका 115वां एपिसोड आया है उसमें उसकी चर्चा की है। मैं बात कर रहा हूं डिजिटल अरेस्ट की। एक नया वर्ड है, बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। बात आगे बढ़ाऊं उससे पहले सर मैं बस संक्षेप में एक कहानी अपने साथ की सुना देना चाहता हूं। पिछले साल मेरे पास एक फोन आया अचानक, और वो इस तरह का रिकॉर्डेड कॉल था कि आप कस्टम से फोन किया जा रहा है, आप लाइन पे बने रहें। उसके बाद वो ऑटोमेटेड कॉल था, उसके बाद वो किसी आदमी को ट्रांसफर किया गया। ट्रांसफर करने के बाद उस शख्स ने मुझे बताया कि आपके नाम से एक पार्सल जा रहा है कंबोडिया, और हमने उसको पकड़ा है और उसके अंदर बहुत कुछ ऐसा है जिससे आप परेशान हो सकते हैं। तो हमने उनको पूछा कि भाई क्या है उसके अंदर, तो उसने मुझे बताया कि उसके अंदर 15 पासपोर्ट्स हैं और ड्रग्स हैं और क्या क्या जा रहा है, और आपका नाम है। तो मैंने उसको पूछा, पलट कर पूछा कि क्या तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो। तो वो आदमी दूसरी तरफ से जो बात कर रहा था बड़े रौब में था, और मैं भी उस समय वर्किंग जर्नलिस्ट था और किसी संस्था में जहां मैं काम करता था। तो मुझे अपने ऊपर थोड़ा हमेशा कॉन्फिडेंस रहा है, और मेरे करीबी लोग, जानने वाले लोग ये भी कहते हैं कि जब मुझसे बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई सख्त आदमी दूसरी तरफ से बोल रहा है। तो मैंने जिस अंदाज में, जो मेरा नॉर्मल टोन है, उसी अंदाज में उसको पूछा कि तुम जानते हो कि तुम बात किससे कर रहे हो। तो वो आदमी बिल्कुल भड़क गया, ऐसे भड़क गया जैसे कि मैंने उसकी कोई दुखती रग दबा दी हो, और उसने मुझे पूछा कि ठीक है फिर तुम देख लेना, समझ लेना, और उसने फोन कट कर दिया। नंबर उसका आ गया था मेरे पास। बाई चांस मेरी मुलाकात लखनऊ के एक बड़े पुलिस अधिकारी से कुछ एक दिन के बाद हुई। उनको देखकर मुझे ये इंसिडेंट याद आ गया। वैसे तो मैं इसको नजरअंदाज कर देता, और तो उन्होंने मुझे पूछा कि वो नंबर आप मुझे भेजिए। जब मैंने उनको नंबर भेजा तो उन्होंने मुझे बताया कि ये नंबर जो है ये किसी इंटरनेट कॉलिंग के थ्रू किया गया है, क्योंकि वो नंबर ट्रेस आउट नहीं हो पाया। उस समय तक डिजिटल अरेस्ट की इतनी चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन अब डिजिटल अरेस्ट एक ऐसी खतरनाक बीमारी बन गई है फ्रॉडस्टर्स के बीच में। सर आप तो जानते ही हैं, और आपसे हम समझेंगे कि ये दिक्कत क्या है, कैसे इसको दूर किया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर ने भी आज इसके बारे में बात की है, क्या बात की है वो मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं ये दिखा देता हूं कि एक बड़ी दर्दनाक खबर आई थी कुछ दिन पहले। ये एक वेबसाइट से हमने लिया है। ये मामला आगरा का है, बहुत चर्चित हुआ था। डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की गई थी आगरा की एक टीचर को, उनकी बेटी के नाम से ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई थी, और आलम ऐसा हुआ कि उसमें उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मौत भी हो गई। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि आगरा के सरकारी स्कूल में वो टीचर काम करती थी और वो क्लास ले रही थी, और उनको एक फोन आया और उसमें बताया गया कि वो जो दूसरी तरफ से व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि वो पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं और उनकी बेटी किसी सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है, उसे हिरासत में ले लिया गया है। अगर आप 1 लाख रुपए भेज देंगी तो उसके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा। ये मामला ऐसा था कि कोई भी माता पिता सुनेंगे तो वो घबराहट में आ सकते हैं। इनके साथ भी ऐसा हुआ, पैनिक, इनको एक अटैक आया, हार्ट अटैक आया, और अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई। तो सर मैं एक ओपनिंग रिमार्क इस मामले पे आपसे चाहूंगा, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री ने क्या कहा है मन की बात में ये भी हम सुनाएंगे। बहुत से लोग जानते हैं, सुना भी होगा प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है, लेकिन मैं आपका एक ओपनिंग रिमार्क चाहता हूं कि आप इसके बारे में बताएं, जिससे लोग थोड़ा समझ सकें, जो जो पोटेंशियल उन ठगों के शिकार हो सकते हैं उनके लिए।
जी, इसमें सबसे बड़ी बात है कि वैसे तो आप पूरा दिखाएंगे, प्रधानमंत्री जी ने जो मन की बात में अपना एड्रेस किया है और बहुत सारी चीजें बताई हैं और कुछ विजुअल भी दिखाया है गया है उसमें। तो वो सारी चीजें आप डिटेल में बताएंगे, तो मैं उन सब चीजों में नहीं जाता हूं। सिर्फ एक बात उनका कोट करूंगा कि को सोचो और एक्शन लो। तो इसमें ये बहुत जरूरी होता है। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। लेकिन अब एक चीज ये आते हैं कि ठगों का जो तरीका है वो बदलते जा रहा है नित्य प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन। तो इसलिए कि पहले जो है वो एटीएम कार्ड का नंबर मांगते थे कि आपका एटीएम कार्ड जो है वो एक्सपायर कर रहा है, उसका कार्ड नंबर दे दीजिए, पिन नंबर दे दीजिए, उसको रिन्यू कर देते हैं, ये वो करके लोग झांसे में आ जाते थे, बता देते थे और वो उसका यूज करके एटीएम से पैसे निकाल लिया करते थे। और भी फिर तरीके बदलते रहे और जो अभी लेटेस्ट तरीका है ये जो है डिजिटल अरेस्ट का। तो एक चीज है कि इसमें पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर लोग, टीचर्स लोग, पत्रकार तक, एक ऋचा पत्रकार का मैंने नाम सुना है, वो भी पता नहीं, उनके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता हूं, वो भी इसमें आ गई थी, लेकिन उसमें वो किसी तरह बच निकली। तो और भी बहुत सारे लोग इसमें आ जा रहे हैं और ये इतना वेल मैनेज्ड हो रहा है कि जैसे वो वीडियो कॉल कर लेता है और फिर उसमें उसके पास आपका आधार नंबर है, आपका मूवमेंट है, अगर आप बेंगलोर गए, मुंबई गए, गोवा गए, कहाँ गए, वो सब। क्योंकि मोबाइल में इतने सारे एप्लीकेशंस हैं और हम लोगों को पता नहीं है कि वो कौन सा एप्लीकेशन किस कार्य के लिए है, उसको कैसे डिसेबल करें और कैसे इनेबल करें। तो हम लोग बहुत से चीजों को जिसको इनेबल नहीं रखना चाहिए, डिसेबल कर देना चाहिए, नहीं डिसेबल कर पाते हैं। तो उसका वो फायदा उठा के हमारा वो लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं और फिर वो बड़े कॉन्फिडेंट होकर बताते हैं कि वहां गए थे और वहां ऐसे हुआ और उसमें आपके खिलाफ ये केस बन गया है और इस तरह की धारा आपके ऊपर लगाई गई है और उससे अगर बचना चाहते हैं तो इतना रिश्वत का पैसा इस खाते में डाल दीजिए और फिर आप उससे मुक्त हो जाइए, तब तक आप डिजिटल अरेस्ट है, ये है वो है, बहुत सारा चीज करके वो कर लेते हैं। और बैकग्राउंड में वो सारा चीज दिखाते हैं कि जैसे पुलिस का सेटअप है तो पुलिस का पूरा सेटअप दिखा देते हैं, पुलिस थाना वाला। और अगर सीबीआई का है तो सीबीआई का सेटअप दिखा देते हैं या अदर एजेंसीज का। तो ये सारी चीजें कर रहे हैं। हालांकि सभी किसी भी थोड़ा सा भी समझदार व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि भारत के संविधान में, भारत के कानून में डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रोविजन है ही नहीं। तो जो भी है वो फिजिकल अरेस्ट का है। तो एक तो ये चीज समझदारी हम अपना मतलब उस टाइम नहीं ये कर पाते हैं और हड़बड़ी में जो जल्दीबाजी में क्योंकि उनका जो एक्शन होता है इतनी तेज गति से होता है कि वो सोचने का टाइम ही नहीं देते, मौका ही नहीं देते हैं। तो उसमें घबराकर हम लोग झांसे में आ जाते हैं। जबकि इसमें सोचे तो इस तरह की चीजें हैं नहीं, कोई डिजिटल अरेस्ट वाली बात नहीं है, ये सब चीजें हैं। अब रह गई कि इन सब चीजों से बचा कैसे जाए, क्योंकि और भी कई चीजें हैं। अब तो एआई का जमाना आ गया और एआई इतना तेजी से फैल रहा है और उसका विस्तार हो रहा है। तो एआई में कुछ भी संभव है। हूबहू फोटो बना देना, हूबहू उसका आवाज निकाल देना, हूबहू उसको जैसे मुझे कहीं इम्पर्सोनेट करना है तो मुझे दिखा देगा कि मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस से बोल रहा हूं, जबकि मैं अभी पटना में हूं, तो वहां से बोल रहा हूं और किसी रिश्तेदार के यहाँ दिखा देगा कि, और मेरी ही आवाज में दिखा देगा कि मैं जो है मेरी पैसे पॉकेट में पैसे नहीं है, मेरे अकाउंट में इतना पैसा डाल दो क्योंकि मुझे हार्ट अटैक आ गया है और मुझे तुरंत इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट होना है और मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है। अगर इस तरह से बोल दिया और रिश्तेदार ने फटाफट डाल दिया तो ये चीजें हो रही हैं। तो ये सब एआई भी एक बहुत खतरनाक चीज है। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, तो इन सब चीजों से निपटने के लिए और सरकार ने एक डाटा भी जारी किया है जिसमें अभी तक 31 लाख साइबर क्राइम जो है रिपोर्टेड हैं और अनरिपोर्टेड तो कितने होंगे पता नहीं। इसके अलावा 177 करोड़ रुपए से अधिक लूट लिए गए हैं इन सब चीजों से, ठगी से। और इस जो अनरिपोर्टेड है वो तो बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा पहले एक
एक छोटी सी घटना मैं सुनाता हूँ। एक क्रिश्चियन मिशनरीज में काम करने वाले एक वो फादर, बहुत अच्छे व्यक्ति, मेरे थोड़ा सा उनसे मित्रता थी और है, तो मैं उनके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन उनको एक साउथ अफ्रीका का तथाकथित कॉल आया कि जो है मैं क्रिश्चियन हूं और मैं जो है मेरे पास बाल बच्चे नहीं हैं और मेरे पास अथाह संपत्ति है और मैं लगभग 80-85 करोड़ रुपया मैं आपको डोनेट करना चाहता हूं ताकि आप वहां समाज सेवा का, लोगों को निःशुल्क चिकित्सा का, निःशुल्क स्कूलिंग का, बहुत सारी चीजों का, गरीब का जीवन स्तर उठाने का काम कर रहे हैं। तो मैं इतना पैसा आपको अपना ट्रांसफर करना चाहता हूं क्योंकि मरने से पहले मैं ये पुण्य का काम एक करके जाना चाहता हूं। वो उसके कई दिनों तक वो लगातार बात करते रहा, उसके झांसे में आ गए। फिर बोला कि रिजर्व बैंक जो है आपका इंडिया का, वो कुछ कानून रखता है कि इतना पैसा आप उसके एवज में टैक्स जमा कर देंगे तो ही आप फॉरेन का पैसा मंगा सकते हैं अपने अकाउंट में। और इनको एक अकाउंट नंबर दे दिया, उसमें 24 लाख रुपया इनसे ट्रांसफर करा लिया, उसके बाद वो गायब हो गया, फिर कभी उसका फोन नहीं लगा। ये चीजें हैं। और कभी संयोग से मान लीजिए कि अगर आप फोन वगैरह उसका ये करके ट्रैक करके पकड़ भी लेते हैं, तो जो पकड़ाता है वो लोग प्यादे होते हैं, छोटे लोग होते हैं और उनको पकड़ के भी आप कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। तो जाली सिम है, जाली बहुत सा काम है उसमें, मनी लॉन्ड्रिंग का है, बहुत सारा उसमें आप एक्ट लगा सकते हैं, बहुत सारी धाराएं लगा सकते हैं उस पर, लेकिन वो प्यादों पर जो मुखिया है, उसका जो हेडमैन है, जो उसको ऑपरेटर है, जो चला रहा है उसको, वो जो किंग पिन है, वो पकड़ से बाहर रह जाता है। ये सबसे बड़ा लैकुना है इन सब धंधों में। तो ये सारी बातें जो है, सो इन सब चीजों के लिए ठीक है कि सरकार ने 1930 एक जारी किया है, प्लस cybercrime.gov.in ये सब चीज है जिस पर आप ये कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज अब कहेंगे कि इसका निदान कैसा हो, मैं अब इस विषय पर आ गया हूं। तो इस विषय, ये इन सब चीजों से निपटने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, इन विषयों पर लोगों को तो जागरूक होना चाहिए, जागरूकता फैलनी चाहिए, विज्ञापन देना चाहिए और भी बहुत से तरीके अपनाए जाने चाहिए ताकि लोग भी जागरूक हों। लेकिन सरकारी स्तर पर इसको कैसे निदान हो, इन सब चीजों पर की थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूंगा। तो इसमें होना चाहिए कि सरकार एक इसका स्पेसिफिक एजेंसी बनाए। जैसे क्या होता है कि पुलिस के लोगों को साइबर सेल में डाल दिया कि आप साइबर का थोड़ा दिन काम देख लीजिए, और वो क्या है कि उनका पहले थानेदारी किए हुए हैं, उधर ज्यादा मन लग गया है, ज्यादा उधर की चीज समझ गए हैं, इधर साइबर की चीजें उनके समझ में नहीं आ रही है, उस प्रोफेशन में वो रहे नहीं है, उसमें एक्सपर्टाइज नहीं है उनके पास, तो फिर उनका मन नहीं लगता है। तो ये चीज होना चाहिए कि जैसे एक एनआईए पूरी भारत के लोग जानते हैं, पूरी दुनिया भी अब जान चुकी है, जो स्पेसिफाइड है एकदम कि उसको सिर्फ टेररिस्ट और टेररिज्म वाले मामले देखने हैं। तो उसमें क्या है कि उसको एक्सपर्टाइज हो गया है एनआईए को, वो कहीं भी कोई टेररिस्ट एक्ट होता है तो उसको तुरंत उसका वो ब्रेक कर लेती है मामले को। तो उस तरह से एनआईए के तर्ज पर एक ऐसा एजेंसी बने जो सिर्फ और सिर्फ साइबर क्राइम को ही देखे। दूसरी चीज है कि सरकार के पास अभी भी इन सब चीजों के लिए मैन पावर की कमी है, तो वो एजेंसी बने तो उसमें पर्याप्त मैन पावर दे, उनको प्रोफेशनली काफी स्किल्ड हो, उनका ट्रेनिंग निरंतर हो, रिफ्रेशर कोर्स हो, ये सब चीजें हो, और इसके अलावा उनके पास रिसोर्सेज हो। क्योंकि एक चीज है कि ये ऐसा मामला है जिसमें सरकार जितनी, मान लीजिए कि 177 करोड़ लोगों से लूट लिए गए, अगर सरकार इस तरह की एजेंसी चलाती है तो हो सकता है कि उस पर 177 करोड़ से ज्यादा का खर्च आए। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, सरकार को ये भी प्रॉस एंड कॉन्स बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है। तो सरकार को शायद लगे कि जो एग्जिस्टिंग एजेंसीज हैं उन्हीं से काम चलाना है। तो लेकिन व्यापक हित को देखते हुए इसमें एक स्पेशल एजेंसी इसी के लिए होना ही चाहिए। ये क्योंकि ये इस तरह की चीजें अब बढ़ती जाएंगी, ये कम होने वाली नहीं है, ये रुकने वाली नहीं है। तो इस तरह की एजेंसी एक होनी ही चाहिए।
और अगली बात क्या है कि सरकार को अब इसमें एक एफर्ट इंटरनेशनली लेना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पर। इसमें इंटरपोल में भी बात ये होनी चाहिए और जबरदस्त ढंग से, प्रभावशाली ढंग से होनी चाहिए कि मान लीजिए कि वियतनाम में बैठ के कोई साइबर क्राइम कर रहा है या पाकिस्तान में बैठकर कर रहा है, तो हमको यहाँ कंप्लेन हम कर दिए, वो जो जांच अधिकारी हैं उन्होंने सब चीज पता कर लिया, लेकिन वो आदमी बैठा हुआ है पाकिस्तान में। अब हम कर क्या सकते हैं उसके बाद? अब कुछ नहीं कर सकते हैं, हाथ पर हाथ धरे रह जाएंगे। तो इसमें इंटरपोल की जो भूमिका होगी, तो वो व्यक्ति वहां जाके उठाएगा, उसको ये करेगा। तो वो सब चीजें भी होनी चाहिए और इसको यूएनओ के लेवल पर भी ले जाना चाहिए कि तमाम देशों में, पूरे विश्व के जितने यूएनओ के सदस्य देश हैं, उनके बीच एक नए ढंग की एग्रीमेंट हो, क्योंकि ये एक देश के खिलाफ नहीं है। जब हमारे यहाँ हो रहा है तो और भी बहुत से देशों में हो रहा होगा। तो वो उन सब चीजों को देखते हुए यूएनओ में भी ये मामला उठना चाहिए कि कुछ कोऑर्डिनेशन हो और उसमें इंटरपोल को इम्पावर किया जाए, उसको अधिक शक्तिशाली बनाया जाए कि इस तरह के मामलों को भी वो ये करे और उस देश का जो पीड़ित व्यक्ति है उसको इसमें फायदा मिल सके। तो इन सारी चीजों को देखते हुए इतने सारे कदम उठाने की इसमें आवश्यकता है। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी माफी चाहूंगा सर, अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। जी, मैंने कहा कि आपने बहुत विस्तार से सारी चीजों को बताया, सरकार को क्या करना चाहिए ये भी बताया। मैं आपसे कुछ बेसिक सवाल इसके बारे में पूछूंगा, लेकिन उसके पहले मैं एक सुना देता हूं, एक छोटी सी क्लिप है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मन की बात में क्या कहा है, जिससे बहुत सारे लोग जो हमारी आपकी बातों के बीच समझ नहीं पा रहे हैं अब भी कि डिजिटल अरेस्ट क्या है, उनको थोड़ी और ज्यादा क्लियरिटी होगी। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। मुझे मन की बात के बहुत से श्रोताओं ने कहा कि इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूं ये फ्रॉड करने वाली गैंग काम कैसे करती है, ये खतरनाक खेल क्या है। आपको भी समझना बहुत जरूरी है, औरों को भी समझाना उतना ही आवश्यक है। पहला दाव आपकी व्यक्तिगत जानकारी, वो सब जुटा करके रखते हैं। आप पिछले महीने गोवा गए थे, है ना? आपकी बेटी दिल्ली में पढ़ती है ना? वे आपके बारे में इतनी जानकारी जुटाकर रखते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। दूसरा दाव, वहां का माहौल पैदा करो। वर्दी, सरकारी दफ्तर का सेटअप, कानूनी धाराएं, वो आपको इतना डरा देंगे फोन पर बातों बातों में आप सोच भी नहीं पाएंगे। और फिर उनका तीसरा दाव शुरू होता है। तीसरा दाव, समय का दबाव। अभी फैसला करना होगा वरना आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये लोग पीड़ित पर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव बना देते हैं कि वो सहम जाता है। डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वालों में हर वर्ग, हर उम्र के लोग हैं। लोगों ने डर की वजह से अपनी मेहनत से कमाए हुए लाखों रुपए गंवा दिए हैं। कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूं। ये 3 चरण है: रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें। संभव हो तो स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें। इसके बाद आता है दूसरा चरण। पहला चरण था रुको,
दूसरा चरण है सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, न ही ऐसे पैसा की मांग करती है। अगर डर लगे तो समझिए कुछ गड़बड़ है। और पहला चरण, दूसरा चरण और अब मैं कहता हूं तीसरा चरण। पहले चरण में मैंने कहा रुको, दूसरे चरण में मैंने कहा सोचो, और तीसरा चरण कहता हूं एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें, सबूत सुरक्षित रखें। रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। ये 3 चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बने। जी सर, ये बात आप पहले भी सुन चुके हैं मन की बात में, और मैंने इसको दोबारा इसलिए सुनाया और ये कार्यक्रम करने का भी इसलिए तय किया कि हम शायद किसी और मुद्दे पर बात करते तो हमें देखने वाले ज्यादा होते। लेकिन मैं एक बात के लिए बड़ी तारीफ करूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब की कि एक ऐसा मुद्दा, हमारे देश में ट्रेनिंग की व्यवस्थाएं बहुत कम है कि आग लग जाए तो आग को कैसे बुझाया जाए, एक्सीडेंट अगर आपके सामने हो जाए तो कैसे फर्स्ट एड दिया जाए या अस्पताल जल्दी से जल्दी आदमी को पहुंचा दिया जाए जिससे उसकी जान बच सके। कई बार ये कहा जाता है कि अगर फर्स्ट एड मिल जाता तो जल्दी जान बच जाती। कई बार कहा जाता है कि अगर आग के लिए अगर सही तरीके अपनाए जाते तो जान भी बच जाती, सामान भी बच जाता। और इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं हम देख रहे हैं कि जब भी साइक्लोन आता है, उड़ीसा उसका एग्जाम्पल है कि ट्रेनिंग के माध्यम से, प्रिपेयरनेस के माध्यम से क्षति को रोका गया है। लेकिन हमारे यहाँ जो दिक्कतें हो सकती हैं उनके बारे में बात नहीं की जाती। एक तो दिक्कत यह है कि ट्रेनिंग, हमारे यहाँ समाज में वो सिस्टम नहीं है कि हम ट्रेनिंग दें कि बाढ़ हो तो कैसे बचें, आग लगे तो कैसे बचें, फ्रॉड हो तो कैसे बचें, चोरी हो तो कैसे बचें, या कोई और बड़ी आपदा आए तो उससे कैसे बचा जाए। एक तो ट्रेनिंग की हमारे यहाँ कमी है। दूसरी बात यह है कि ये लोग इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि बड़े बड़े लोगों का कॉन्फिडेंस भी इनसे बात करने में शेक हो जाता है। और फिर कई बार लोग कंप्लेंट इसलिए भी नहीं करते, जैसा आपने बताया कि कई बार अनरिपोर्टेड केस भी रह जाते हैं, इसलिए कि कई लोगों को मशीनरी पर भी भरोसा नहीं है। कई लोग थाने जाने से आज की तारीख में भी डरते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि हमने शिकायत कर दी, और इस तरह की कई शिकायतें भी आती हैं कि एक्शन नहीं हुआ। तो ये भी एक लोगों की बड़ी दिक्कत की वजह बनती है। तीसरी बात यह है कि कई बार क्योंकि मामले इस तरह के उठाए जाते हैं, नार्कोटिक्स की आप ड्रग्स भेज रहे हैं, तो आदमी डर इसलिए भी जाता है कि समाज में कहीं बदनामी ना हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम पर उसको भरोसा नहीं है कि अगर मैं निर्दोष हूं तो मुझे सिस्टम निर्दोष मानेगा। उसे लगता है कि सरकारी अधिकारी तो शायद मेरे लिए मेरी बात ही ना सुने, हो सकता है मुझे सब सस्पेक्ट माने। एक इस तरह की भी दिक्कत है। क्या इसके लिए भी कुछ होना चाहिए? जैसे आपने कहा कि एक अलग एजेंसी बने, वो तो शायद कब बनेगी उसका आइडिया नहीं, लेकिन बीच के रास्ते के लिए कुछ किया जा सकता है। एक दूसरे को लोग अवेयर करें, एकजुटता हो, और जो सरकारी अधिकारी जिम्मेदार इन पदों पर हैं वो थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी, ज्यादा व्यवहारिक तरीके से लोगों के साथ अपनाएं। जी बिल्कुल। जैसे जो भी पुलिस अधिकारी इसमें लगाए जाते हैं, उनका प्रकृति थोड़ा सा चेंज किया जाए, या उनको मोटिवेट किया जाए, या उस तरह के प्रकृति के लोगों को उसमें डिप्यूट किया जाए कि वो लोगों को प्रमोट करें कि इस तरह की केसों को, मामले को लेके दबाए नहीं, उसको लेकर आए, और उस पर उन पुलिस वाले भी अपना सक्रियता दिखाएं कि उनको हरास नहीं करें, उनकी रिपोर्ट लिखने में आनाकानी, उनको बैठा कर रखना, उनको फिर टालना कि आज नहीं कल आइए, कल नहीं परसों आइए, तब आपका नोट कर लेंगे, दर्ज कर लेंगे। तो इस तरह से जो चीजें होती हैं तो लोग इसमें डिसअपॉइंटमेंट होती है, निराशा होती है। लोग सोचते हैं कि नहीं, अब इस मशीनरी से हमारा कुछ फायदा होने वाला नहीं है, अगर परसों आए और दर्ज कर भी लिया तो फिर इसी तरह की रवैया रहेगी कि ठीक है देखते हैं, फिर जाएंगे तो कहेंगे कि ठीक है देखते हैं। तो ये चीजें हैं। दूसरी चीज है कि मैन पावर की कमी है, ये भी एक हकीकत है। तो एक व्यक्ति और 10 रिपोर्ट अगर एक दिन में आ जाता है तो वो व्यक्ति किस किस मामले को देख पाएगा। तो ये भी देखना चाहिए कि जितने रिपोर्ट की संख्या बढ़ती जा रही है उस हिसाब से मैन पावर भी बढ़ाने की आवश्यकता होती है।
और तीसरी बात है कि उनको इस दिशा में प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। बहुत सारे चीजें हैं जो साइबर ट्रेनिंग, अभी मैं एक व्यक्ति के बारे में जानता हूँ, वो बेंगलोर में रहते हैं। उन्होंने हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से पास किया था और बाद में वो साइबर क्राइम पर वो देश के बहुत से एजेंसियों में भी जाते हैं, सीबीआई वगैरह और दिल्ली पुलिस से लेकर बहुत सारी एजेंसियों में भी ट्रेनिंग देने जाते हैं। और बहुत अभी युवा है, नया लड़का, और विदेश में भी जाते हैं वो। अक्सर उनको हम देखते हैं सोशल मीडिया पर कि वो कभी कजाकिस्तान, कभी ताजिकिस्तान, तो कभी किसी और देश, तो कभी किसी और देश, कभी यूरोपियन कंट्री, तो वो जाते रहते हैं और इसमें ट्रेनिंग देते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज है और बहुत सारी एजेंसियों को ट्रेन दे रहे हैं। तो इसका मतलब कि एजेंसियां भी अपने आप को इस तरह से अपडेट कर रही हैं। कोई हम लोगों की सलाह की इंतजार तो नहीं कर रही है, निश्चित रूप से उनके यहाँ हो रहा है। लेकिन फिर भी जो पुलिस लेवल पर जो देखने को मिलता है या स्थानीय लेवल पर बहुत सारे लोग हैं जिनको उसमें बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होता है, तो उनको थोड़ा सा उनकी जानकारी भी, उनका स्किल भी बढ़ाने की जरूरत होती है। जी सर, मैं एक चीज और समझना चाहता हूं आपसे कि ये दिक्कतें अपनी जगह है ही। एक दूसरी दिक्कत यह है कि जब से आधार कार्ड हमारे आपके बने हैं, पूरे हिंदुस्तान के बने हैं, वहां हर जगह आधार मांगा जाता है। हालांकि सरकारी एजेंसीज भी कह चुकी हैं, सरकार भी कह चुकी है और तमाम दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार हैं वो कह चुकी हैं कि हर जगह आधार मांगने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं अपने पिताजी का बार बार इलाज कराने के लिए अस्पताल मुझे जाना पड़ता है और वहां इंश्योरेंस की जो फॉर्मेलिटीज होती हैं उसके लिए वो लोग आधार कार्ड मांगते हैं। मेरा भी मांगते हैं, मेरे पिताजी का भी मांगते हैं, इसी तरीके से हॉस्पिटल के लोग भी मांगते हैं। और इन आधार कार्ड के माध्यम से ही लोगों की सारी पहचान आप कहीं बैठकर निकाल सकते हैं। और कई बार तो ये भी आता है कि ये डाटा लीक हो गए इस तरह के। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं जहां लोगों को दिक्कतें होती हैं, जैसे अस्पताल जाना है, वहां आदमी बहस नहीं करता है क्योंकि आपको इलाज कराना है तो आपको तुरंत आधार देना पड़ता है। तो इन सब चीजों का भी कोई प्रोटोकॉल होना चाहिए, कुछ इस तरह का पहचान पत्र दूसरा रखना चाहिए जो ऐसी जगह काम आ जाए, क्योंकि आधार से आपका सब कुछ जुड़ा हुआ है, आपके फिंगरप्रिंट्स, आपकी सारी चीजें, और इसका कई बार फ्रॉडस्टर्स भी फायदा उठाते हैं। जी बिल्कुल। देखिए एक चीज है, अब इसमें हम बता रहे हैं दो तीन बातें। एक तो है कि आधार कार्ड का एक और वर्जन है मास्क्ड। मास्क मतलब लास्ट 4 डिजिट दिखाई पड़ेगा, बाकी डिजिट वो XXX रहेगा। तो उसका भी एक कॉपी डाउनलोड करके उसको लैमिनेट करा के उसको यूज कर सकते हैं और उसकी कानूनी मान्यता भी उतनी ही है। तो उसको लेकर होटल में, हॉस्पिटल में या जहां भी जाना है, ट्रेन में वगैरह जहां भी यूज करना है, उसको मास्क आधार कार्ड को यूज किया जा सकता है। इस तरह का प्रोविजन है। लेकिन इसके बारे में कितने लोग जानते हैं? मुझे लगता है कि 1% लोग भी नहीं जानते हैं। 1%, जितने लोगों का आधार कार्ड है उसका 1% भी लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो ये भी एक सरकार की ड्यूटी है कि इसके बारे में सभी लोग जान जाएं। तो इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। ये जो प्रोटोकॉल की बात आपने कही, तो ये एक चीज होनी चाहिए। एक चीज, दूसरी चीज की, एक इलेक्शन कमीशन का जो आई कार्ड जारी होता है, वो अब देखते हैं कि उसका बहुत अच्छा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है। उसका प्लास्टिक कार्ड आने लगा है और बहुत बढ़िया कार्ड, बहुत क्वालिटी वाला कार्ड अब मिल रहा है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि हमारे जो निर्वाचन कार्यालय हैं जिला स्तर पर, उनके यहाँ फॉर्म जमा होता है या BLO करते हैं और BLO फिर जाके निर्वाचन कार्यालय में करते हैं, तो वहां वो लोग बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं और फिर पता गलत लिख देते हैं, फिर फोटो गलत छाप देते हैं और उसको सुधार नहीं पाते हैं हम लोग। तो उसको, जैसे आधार कार्ड के लिए बहुत जगह सेवा केंद्र खोले गए और वो सेवा केंद्र ही आपको आधार कार्ड बना देते हैं, तो उन्हीं सेवा केंद्र को इलेक्शन कमीशन भी दे दे कि भाई इनका एक इलेक्शन कमीशन वाला आइडेंटिटी कार्ड भी बना दीजिए, और उसी आइडेंटिटी कार्ड को ही ज्यादा यूज करें, हम आधार कार्ड को नहीं यूज करें सिवाय बैंक और इस तरह की अनिवार्यता वाली जगह पे हो, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। और बल्कि ऐसा होना चाहिए था कि इस देश में तो इससे ज्यादा होना चाहिए कि एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड तो होना ही चाहिए। जैसे हम पाकिस्तान के बारे में जानते हैं कि वहां एक शिनाख्ती कार्ड हर व्यक्ति को होता है, हर व्यक्ति को, आज से नहीं,
1980 के दशक से मैं जानता हूं कि वहाँ शिनाख्ती कार्ड किसी भी चलते फिरते राही को पूछ लिया जाता है कि आपके पास शिनाख्ती कार्ड है, नहीं है तो पुलिस तंग करती है। हालांकि वहां की पुलिस बहुत रिश्वतखोर है, बहुत घूसखोर है, बहुत भ्रष्ट है, तो वो पैसे लेके छोड़ती है या पैसे वसूलने के लिए ही शिनाख्ती कार्ड पूछती है। लेकिन एक शिनाख्ती कार्ड के बारे में मेरा मानना है, तो एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड भी हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, या फिर इलेक्शन कमिश्नर के कार्ड को ही शिनाख्ती कार्ड के रूप में हम लोग यूज करें, आइडेंटिटी कार्ड के रूप में यूज करें, तो वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन उसमें एक्यूरेसी सुनिश्चित हो, ये भी होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल सर, और बड़ा लंबा समय मैंने आपसे ले लिया है, लेकिन मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा कि जो सरकार अपने स्तर पे कर सकती है, प्राइम मिनिस्टर ने खुद आकर लोगों को आकर अवेयर किया है, लेकिन हर आदमी ये कार्यक्रम नहीं सुनता है। हमने भी ये कार्यक्रम आज इसीलिए किया, वैसे तो कई दिन से ये हम करना भी चाह रहे थे, और मेरे पास तो खुद कॉल आ चुका है, जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया। अवेयरनेस के लिए बच्चों को स्कूल में सिखाया जा सकता है, और जो लोग स्कूल से बाहर निकल आए हैं, कम्युनिटी के लेवल पर या एक दूसरे से बात करके, परिवार में, घर में, रिश्तेदारों से, वहां भी कम से कम हमें एक ऐसी अवेयर सोसाइटी बनाना चाहिए जहां हम लोग एक दूसरे को कम से कम ऐसी चीजों में सावधान रहने की शिक्षा दे सकें। जैसे बहुत से लोगों को मैं देखता हूं कि जब सडन हार्ट अटैक बढ़े हैं तो लोग बताते हैं कि सीपीआर कैसे किया जाए, और कई लोग इस तरह की कम्युनिटी ट्रेनिंग में जाते भी हैं, बिना स्वार्थ के जाते हैं कि हो सकता है उनके माध्यम से किसी दूसरे की मदद हो सके। तो मुझे लगता है कि सर, एक कम्युनिटी के तौर पर भी हर काम शायद सरकार ना कर पाए, हर काम शायद एक्सपर्ट ना कर पाए, लेकिन जितना हम जानते हैं, दूसरे की अगर कोई मदद हो सकती है तो उससे संकोच नहीं करना चाहिए, बताना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बात है ये जो है जैसे क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक इन बच्चों को अगर अवेयर किया जाए और उन बच्चों को कहा जाए कि घर में जाके पेरेंट्स को, अदर फैमिली मेंबर्स को, आपके घर में कोई भी आते जाते हैं वो उनको भी तुम बताओ। जानते हैं उन बच्चों की मेंटलिटी होती है कि अगर वो स्कूल में कुछ सीख कर आते हैं और उनको ये मोटिवेट किया जाता है कि घर में औरों को एजुकेट करना है इस लाइन पर, तो वो बहुत प्राउड फील करते हैं, बहुत ही प्राउड फील करते हैं, क्योंकि बहुत इनोसेंट बच्चे होते हैं उस एज ग्रुप के। तो इसलिए वो सबसे बेस्ट उपाय है कि अगर 1 से 10 तक के बच्चों को इस विषय पर एजुकेट किया जाए तो वो पूरे घर को, पूरे परिवार को, आसपास के लोगों को पूरी तरह एजुकेट कर देंगे। इसके अलावा 10 से ऊपर वाले बच्चों को भी एजुकेट किया जाए, कॉलेज के स्टूडेंट्स, बीटेक वाले, एमबीबीएस वाले, और भी जितने तरह के तमाम शैक्षणिक इंस्टीट्यूशंस हैं, आईटीआई हो, पॉलिटेक्निक हो, वगैरह वगैरह, तो सभी लोगों को अगर इस विषय पर एक सप्ताह में एक पीरियड रखा जाए जिसमें इस तरह की चीजों को एजुकेट किया जाए, तो ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली होगा, बहुत ज्यादा प्रभावशाली होगा निश्चित रूप से। आपने बहुत बड़ी बात कही है ये। और दूसरी चीज कि प्रधानमंत्री जी को आभार हम लोगों के चैनल के तरफ से भी होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री के स्तर पर देश के शासनाध्यक्ष हैं और बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं और तीसरी बार के प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने इस विषय को इतना अच्छा से और इतना प्रभावशाली ढंग से उठाया है और लोगों को इतना बढ़िया से कम्युनिकेट किया है, तो निश्चित रूप से ये बहुत 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 सराहनीय कार्य हुआ है आज के तिथि में। जी बिल्कुल सर, और तकनीक हमारी दोस्त है, लेकिन तकनीक के दूसरी तरफ जो बैठा है, जो उसका इस्तेमाल कर रहा है, वो हर बार हमारा दोस्त हो ये जरूरी नहीं है। तो तकनीक को आप अपना दोस्त मानिए, लेकिन दूसरी तरफ जो है उसके लिए जो प्राइम मिनिस्टर ने सिद्धांत बताया है कि आप रुकिए, सोचिए, उसके बाद एक्शन लीजिए, और अगर कोई दिक्कत हो तो कम से कम 1930 पर कॉल कीजिए, आसपास के लोगों से बात कीजिए, डरिए बिल्कुल मत। और कोई अगर डरा रहा है तो आप इस तरह के एक्शन लीजिए जिससे उसे डर लगने लगे। तो हम तो यही चाहेंगे कि आगे, अभी तक जो लोग ठगी के शिकार हो चुके हैं, उनके लिए तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बाकी आगे आज की तारीख के बाद इस तरह की दिक्कत का सामना कोई ना करे, और कम से कम जिस तरह का आगरा की वो शिक्षिका जो है उनके साथ हुआ, वैसा तो भगवान न करे कि किसी के साथ भी हो। सर, आपने इतना वक्त दिया है, इतनी आसान तरीके से ये पूरे इस जटिल मामले को समझाया, आपका बहुत आभार, शुक्रिया।
और सभी देखने वालों का भी आभार और शुक्रिया। आज शायद उतने लोग इस कार्यक्रम को नहीं देख रहे थे क्योंकि इस जो इंपॉर्टेंस हम समझ रहे हैं वो शायद देखने वालों को नहीं लगी होगी, लेकिन जिन्होंने भी देखा मैं उनसे कहूंगा कि अगर आपको ये बातें ठीक लग रही हैं तो दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, क्योंकि एक समाज के तौर पर, एक भारत वासी होने के नाते, एक दूसरे की मदद करने के नाते, सह नागरिक होने के नाते हमें इस बात का ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रचार और प्रसार करना चाहिए, जिससे भविष्य में कोई भी हमारा अपना जानने वाला, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान हम मानते हैं कि हम सब एक ही हैं, किसी को इस तरह की ठगी का शिकार ना होना पड़े। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।